कोहली सर का बहुत नाम है, और इन्होंने अपना ही सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, आयुष डिपार्टमेंट नहीं, इसके अलावा भी सर का जो एक व्यक्तिमत्व है उससे बहुत कुछ सीखने जैसा हमें सबके लिए है। तो मैं खुद आपके पर्सनालिटी से, करियर से बहुत प्रभावित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जितने ज़्यादा लोगों को टच करके आप उन तक अपने विचार पहुँचा कर उनको भी आप उनका भला कीजिए। और ये अभी हम पिछले 1.5 साल से एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, तो हम जरी नौकरी पेशा है, लेकिन एक डिफिकल्ट है सबके लिए, जो रूटीन है, रूटीन गड़बड़ा चुका है। तो ऐसे में जब ज्ञान की आज के टाइम में ज्ञान की कमी नहीं है, मतलब आप कहीं पर भी जाकर इंटरनेट पे सर्च कीजिए तो कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आपको ये लगता है कि सारे सिम्टम मुझ में ही है, ये आजार भी साला मुझ में है, ये भी मुझ में है। तो ऐसे समय में सर एक ऑथेंटिक जिसको बोला गया है कि सही में क्या पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखना चाहिए, तो ऐसे सर मैं आपसे से अपेक्षा करता हूँ, और आपने इस कार्यक्रम के लिए, खासकर ट्रेनिंग सेशन के लिए टाइम निकाला, और हम आपको सर सुनना चाहेंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आशिष माझा कलीग आणि मित्र, आता याला फॉर्मली या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्याला मी रिक्वेस्ट करतो। यस सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले मैं सर आपका हम डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कठिन समय में तुझा आवाज येत नाही बरोबर, इको येतोय। आशिष ऑडिओ क्वालिटी अत्यंत खराब आहे। इको येतोय सर, आता आहे? आता ठीक। ओके, एक सेकंड सर। तो आपने हम लोगों के लिए जो वक्त निकालकर हम लोगों को जो गाइडेंस करने का, आपने हमको एक आपकी बात सुनने का, आपका जो नॉलेज है उसको शेयर करने का हम लोगों को जो ये मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर हम लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट के जो टॉप ब्रास है उन्हीं को इनवाइट किया है। तो इसमें हम लोग इफ यू डोंट माइंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेशन, एंड ये हमारा जो पूरा स्टाफ है 3-3.5 लोगों का, ऑफिसर्स एटलीस्ट, तो उनको हम लोग ये बाद में वीडियोस शेयर करने वाले हैं, बिकॉज 3-3.5 लोग सारे एक जगह पे हम लोग सबको अरेंज नहीं कर पाते थे। तो इसलिए टॉप ब्रास को हमने यहाँ इन्वाइट कर कोहली, हु इज अ डायरेक्टर ऑफ आयुष इन महाराष्ट्र, आणि नुसतेच एवढंच त्यांचं क्रेडेन्शियल्स नाही आहे, तर श्री कुलदीपराज कोहली हे आयुषचे डायरेक्टर असतानाच ते एक टास्क फोर्स ऑन आयुष फॉर कोविड-19 जी की मेडिकल एज्युकेशन अँड ड्रग्स डिपार्टमेंटने कॉन्स्टिट्यूट केली होती, त्यामध्ये पण आहेत, आणि ते आर ए पोद्दार मेडिकल कॉलेज जे मुंबईमध्ये आहे त्यांचे ते डीन पण होते, त्या मेडिकल कॉलेजचे डीन पण होते। याशिवाय त्यांनी WHO वर कन्सल्टंट म्हणून पण काम केलेले फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिन फॉर साऊथ ईस्ट एशिया। याशिवाय त्यांचे जे रिसर्च पेपर्स आहेत ते बऱ्याचशा त्यांच्या मेडिकल रिलेटेड जर्नल्समध्ये पण पब्लिश झालेले आहेत, आणि याशिवाय त्यांना काही अवॉर्ड्स पण असे मिळालेले आहेत की जसं की प्राणाचार्य अवॉर्ड आहे गिवन बाय इंद्रप्रस्थ विद्या सभा, त्यानंतर एक्सलेंट रिसर्चेस इन आयुर्वेद बाय एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम इन 2008, ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ महर्षी अण्णासाहेब पटवर्धन वैद्यकीय अवॉर्ड 2009 मध्ये त्यांना मिळालेला आहे। त्यानंतर आयुर्वेद भूषण 2013 मध्ये त्यांना हा अवॉर्ड मिळालेला आहे। अशा प्रकारे पॉलिमॅथ ज्यांना आपण म्हणतो, अशा प्रकारे यांना भरपूर रिकग्निशन मिळालेलं आहे, आणि ही इज अ वर्ल्ड नोन फिगर, अँड वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट। आपण खूप भाग्यशाली आहोत की आज आपल्याला अशा कठीण परिस्थितीमध्ये
त्यांचं आपल्याला एक गायडन्स लाभतंय. तर कोहली सर आज हमारे जॉइंट कमिश्नर ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग डिवीजन को हेड करते हैं श्री नितिन शालिग्राम सर, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कह के फिर हम लोग ये सेशन आगे शुरू करते हैं. जी जी. शालिग्राम सर प्लीज. सर नमस्ते. आप हाँ नमस्कार सर. हम मिल चुके हैं सर और काफ़ी सालों पहले, और आपका चेहरा देखने के बाद में बहुत खुशी होती है. यू आर गट सच अ वंडरफुल स्माइलिंग फेस, और and on the backdrop of so many trophies, Ashish was telling about some of the trophies, and we can see the number of trophies which are there on the backdrop. तो आपको सर इंट्रोड्यूस इतना कराने की ज़रूरत नहीं थी. You are a well-known figure. Everyone knows about Dr. Kohli and his prowess and his expertise in on Ayurveda. और दूसरी बात यह है कि apart from Ayurveda, you can link your treatment with the other pathies. That is, I think you are excellent. Means I have heard about you from many people otherwise also. हम 4 या 5 साल पहले मिले थे आपके पोदर हॉस्पिटल में. उस वक्त शायद आप मेरा चेहरा भी शायद भूल गए होंगे. नहीं, मुझे याद नहीं है सर. हाँ, yes, क्योंकि it was a brief meeting for say 15-20 minutes, and that was also at the courtesy of दीपक, मतलब दीपक जादव साहब के साथ आया था मैं आपके यहाँ पे. तो सर तो बहुत खुशी है कि आपने आने के लिए हाँ कर दी, और शायद आपका आज का बिजी डे रहा होगा, बिजी डे होगा भी. यू वेर आस्किंग फॉर सैटरडे, मुझे आशीष ने बताया, बट वी रिक्वेस्टेड यू टू कम ऑन अ वर्किंग डे. अभी तो बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं सेशन में. अभी ज़्यादा मैं जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट. तो सर आपको सुनने के लिए सारे लोग बेताब हैं. मेरे घर में माई वाइफ एंड माई सन, बोथ ऑफ देम हैड कोविड. तो मैं भी बहुत ही इंटेंटली सुनूंगा आपको कि कोविड होने के बाद में क्या करना चाहिए और ये सारी बातें. तो सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द सेशन. आई with the permission of Bhandari sir, he is present over here in the meeting. Okay sir, yes, please go ahead sir. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दीपक जादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया. भंडारी सर का बड़ा रोल है इसमें. शालिग्राम सर भी मिले, इससे पहले मिले हुए हैं, और उन्होंने बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो निश्चित आपने बहुत सारे प्रयास किए होंगे इस पूरी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो मैं विद दीज वर्ड्स आई वुड स्टार्ट माय लेक्चर ऑन COVID-19 and the Ayush interventions that we can do. मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में मिक्स करके बोलूँगा. कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा मराठी में बोलूँ. मुझे लगता है चलेगा. जादव साहब चल जाएगा? मेरे स्लाइड सभी इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं मिक्स लैंग्वेज में बोलता रहूँगा so that it reaches people. तो सबसे पहले मैं I am sharing my PPT now, and maybe I will be off the screen for some time. और एक बार PPT हो गया तो then we will be again face to face. Okay. जादव सर देखिए शेयर हो रहा है क्या मेरा स्क्रीन? हो रहा है सर. अभी दिख रहा है स्क्रीन पूरा? इसके पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है. एक मिनट. नहीं, शेयरिंग तो दिखा रहा है. वो थोड़ा लेट हो, डिले होगा, कोई लैग होगा फिर. शेयरिंग तो दिखा रहा है बिकॉज व्हेन आई गो टू शेयरिंग. हाँ, यस, नाउ वी आर एबल टू सी. यस सर. कोविड-19 पेंडेमिक एंड आयुर्वेदिक इंटरवेंशंस, मतलब डॉक्टर कोहली को बुलाने का मकसद यही है. जब भी मैं मुझे कोई बुलाता है, मुझे लगता है आयुर्वेद से संबंधित कुछ होगा तो ज़रूर बुलाया होगा. तर आपल्याला मी आज जे काही सांगणार आहे
ते आहे कोविड-19 बाबतीत अद्ययावत जी माहिती आहे आणि आपण कोणकोणत्या स्टेजेसमधून गेलो आहोत भारतामध्ये, जगामध्ये, आणि आपल्याला त्याचे धोके काय काय आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि ते बघत असताना लेट मी टेल यू दॅट most of the things Ashish Sharma sir has already told, but I am so close to the patients. Even after being the dean or director, I still run an Ayurveda clinic in Lower Parel. I still go to Podar Hospital on every Saturday to do my OPDs, so that I am always in touch with my poorest of the poor patient. So that is there, that keeps me abreast of the knowledge. जे काय आपला पेशंटशी संवाद करताना आपल्याला ज्ञान मिळतो, त्या ज्ञानाचा आपल्याला फायदा मिळतो जेव्हा आपण OPD वगैरे अटेंड करत असतो. Now COVID-19 is a very severe global health crisis of 21st century. Probably 21वी सदीची हे सर्वापेक्षा मोठी एक क्रायसिस आहे. आणि यापूर्वी 1918 मध्ये स्पॅनिश फ्लू आलेली विच लास्टेड फॉर 2 years आणि त्याच्यामध्ये 50 million डेथ्स झालेल्या. 50 million म्हणजे 5 crores. अँड टुडे वी हॅव ऑलरेडी हॅड 3.7 crores ऑफ cases in India, out of which the deaths that have occurred in India because of COVID-19, they are 4.05 lakhs, म्हणजे 4 लाखाच्या जवळपास. आणि याच्यामध्ये थोडासा वॅक्सिनेशन बाबतीत सांगावंसं वाटतो की आवर वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह इज व्हेरी फास्ट अँड वी हॅव कवर्ड अराउंड 36, close to 37 crores. By the time I am speaking, 37 would have completed. 37 crores of vaccinations have already been given in the country. तर आपल्याला जे कोविड रिलेटेड डेथ्स आहेत, total cases in India, the global status is 18 crores, and out of that 3 crores we have in India. That means we have around 1/6 of the total load of COVID is in India. And you can say that India is also one of the major countries who have suffered the brunt of COVID. And worldwide 40 lakhs of deaths have occurred because of this, whereas 5 crores had occurred because of the Spanish flu. This global crisis is very, very severe. Whether we are going to touch that figure of 5 crores, we do not know. I pray God that it stops at 40. परंतु 40 वर नाही थांबलं, थर्ड वेव आला, फोर्थ वेव आला तर काय करणार, काय होणार? All that, those are assumptions that are making the rounds. COVID-19 एक अशी व्याधी आहे जी कोरोना व्हायरसमुळे होते. SARS-CoV-2 आणि WHO ने काय केलं, बिकॉज देर वर अदर SARS infections that were occurring. The corona infection is known since billions of years. कोरोना के जो रेमनेंट्स पाए गए हैं 293 बिलियन ईयर्स पहले भी पाए गए हैं. तो ये mRNA वायरस बनते हैं, बीमारी करते हैं, फिर मर जाते हैं. तो ये सिलसिला इनका चलता रहता है. लेकिन ये जो नया कोविड-19 का वायरस आया है, इसका नाम कोविड-19 इसलिए डाला गया क्योंकि ये 2019 में हुआ और वुहान वायरस का था. तो कोरोना वायरस था तो कोव हो गया कोरोना वायरस, और 2019 में हुआ इसलिए दे नेम्ड इट एज कोविड-19. और कोरोना वायरस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर स्पाइक्स होती हैं. अगर आप ये देखेंगे इधर, ये जो स्पाइक्स हैं, देयर इज अ बॉल इनसाइड एंड देयर आर स्पाइक्स, क्राउन लाइक स्पाइक्स. तो ये स्पाइक्स होने की वजह से इसको क्राउन बोलते हैं, कोरोना. आई एम लूजिंग वन ऑफ दीज. कोरोना की हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत सारी इन्फेक्शंस पहले आई हैं आज तक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे पहले 1931 में. ऑफ कोर्स इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी, मैंने कहा बिलियंस ऑफ ईयर्स. इधर भी लिखा है कॉमन एंसेस्टर है 293 मिलियन ईयर्स अगो कोरोना वाज देयर. 1931 में जो रिसेंट इन्फेक्शन है, 1940 में एवियन कोरोना वायरस है, 1947 में encephalomitis आया at Harvard Medical School. Many of the medical students were affected by that.
1950 में माउस हेपेटाइटिस आया लंदन में, 1961 में कॉमन कोल्ड हुआ, and that was also a kind of a small epidemic. Commonly found coronavirus is in the animals like pigs, dogs, rodents, rats, horses, camels, bats, birds. तो ये जो वायरस आए हैं, ये जो बहुत रिसेंट, अभी उससे भी ज़्यादा रिसेंट जो हुए हैं, अभी अभी हाल ही में हुए हैं, सार्स कोविड-2, सार्स CoV हुआ 2002-2003 में, which affected the Asian countries, and then we had MERS, Middle East Respiratory Syndrome 2012-15 में हुआ, और अभी 2019 में हमारा कोविड-19 हुआ। तो इसके वेरिएंट्स बहुत सारे होते हैं। सार्स कोविड-2 जो सार्स CoV-2 जो है, इसका नाम सार्स CoV-2 है, बीमारी का नाम कोविड-19 है, लेकिन वायरस का नाम सार्स CoV-2 है। तो इसका जो अभी फर्स्ट फेज था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वुहान वायरस, सो दैट वाज कॉल्ड एज अ सार्स CoV-2 वायरस, वुहान वायरस। और जो हमारे यहाँ दूसरी लाट आई, द सेकेंड वेव, that was because of the Delta variant, and that Delta variant was very detrimental. It was much more, आपको पता ही है कि how much of oxygen ची केवढी पडापडी झाली, सगळीकडे ऑक्सिजन कुठेही मिळत नव्हती, ICU बेड्स मिळत नव्हते, रेमडेसिविर आउट ऑफ स्टॉक होती, एव्हरीथिंग वॉज आउट ऑफ स्टॉक, हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर्स, औषधं, ऑक्सिजन, everything had gone haywire in the distribution system because of the Delta variant in the second phase. इससे भी डेंजरस, डेल्टा से 8 to 10 times जो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, एक नया वेरिएंट आ रहा है विच इज़ कॉल्ड डेल्टा प्लस वेरिएंट, और ये दिस हैज़ ए कैपेसिटी टू ट्रिगर द थर्ड वेव। अभी क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बहुत जगह पे कंट्रोल हो चुका है, 4-6 राज्यों में अभी बाकी है, उसमें उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। But I think Delta Plus variant being more infective and the cases have now started appearing. In Maharashtra, we have 21 cases of Delta Plus, and we have 900 cases of Delta Plus in the known so far in our country. देखिए, सेकेंड वेव हमारा डेल्टा से चला गया, लेकिन अमेरिका में अभी 2-4 दिन पहले से डेल्टा की वजह से जो अभी सेकेंड वेव या थर्ड वेव उनका जो चल रहा है, फ्रेश वेव ऑफ कोविड-19 डेल्टा के वेरिएंट से हो रहा है, क्योंकि नाउ द ग्लोब हैज बिकम अ स्मॉल विलेज, द होल वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज। आज यहाँ से कोई ट्रैवल करता है, इमीडिएटली चाइना जाता है। वी नो हाउ इट ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू ऑल साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, देन इट केम टू इंडिया। तो ये सिलसिला कहीं जब तक पूरी दुनिया में रुकेगा नहीं, तब तक इस एपिडेमिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत सारे देश सारे मिलके, विद द पीपल आर मेकिंग ग्लोबल एफर्ट्स टू कंटेन इट, वेदर इट इज़ इन इंडिया और इंडोनेशिया में नया वेव आया कल परसों से। तो जहाँ भी है वहाँ ग्लोबल एफर्ट लगा के उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता मेरा महाराष्ट्र राज्य कोरोना मुक्त हो गया तो मैं कोरोना मुक्त रहूँगा हमेशा। वो यूपी से आएगा, बिहार से आएगा, मध्य प्रदेश से आएगा। लोगों की ट्रैवल है इतनी सारी, बसेस जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रेन जा रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। तो यू कैनॉट इन दीज डेज ऑफ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन, यू कैनॉट कंट्रोल द ट्रैवल। आपने देखा ही है फर्स्ट वेव में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल दे लेफ्ट मुंबई से, नासिक से, पूरे महाराष्ट्र से वर्कर्स सारे छोड़ के बिहार और यूपी में गए, और कोविड का नया वेव उधर उन्होंने जाके क्रिएट किया, यहाँ से लेके गए और वहाँ जाके हुआ। तो इसीलिए डेल्टा प्लस का भी बहुत ज़्यादा थर्ड वेव जो आएगा नहीं आएगा अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नोबडी नोज। अगर ये जो 21 केसेस अपने महाराष्ट्र में हैं और 900 केसेस इंडिया में हैं, ये सारे इनका ट्रैकिंग ट्रेसिंग पूरा इफेक्टिवली होता है और इनसे नई इन्फेक्शंस नहीं पैदा होती हैं, तो प्रॉबेबली वी शुड बी एबल टू अवॉइड द थर्ड वेव। अदरवाइज फॉर श्योर जिस तरह का अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोगों का, रादर अप्रोप्रिएट बोलने के बजाय अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। लोग रैलीज ले रहे हैं, मराठा का आरक्षण भी हो रहा है, मंदिरों में भी जा रहे हैं, बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं।
तो ये दिस इज ऑल विच इज कोविड अपोजिट टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये जैसे ही लोग एक दूसरे से मिले जुलेंगे ये वायरस फिर से फैलना शुरू करेगा। तो इसलिए कंसर्न तो है थर्ड वेव का। तो कंसर्न डेल्टा वेरिएंट की एक सबसे बड़ी खास बात है, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है। आप पेशेंट के कांटेक्ट में, अदरवाइज आप मेरी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि पेशेंट के कांटेक्ट में आपको काफ़ी देर रहना पड़ता है। आप खाली कोरोना के पेशेंट से आप साथ से चले गए, वो बाजू में खड़ा है उसके पास से चले गए तो आपको कोविड नहीं होता है, लेकिन आपका सम इफेक्टिव टाइम यू हैव टू स्पेंड विद दैट कोविड पेशेंट आइदर इन द सेम रूम और अलॉन्ग विद हिम इन सम कॉमन फैसिलिटी, तभी कोविड होगा। या वो आपका इतना क्लोज है, वो छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स में से आपको वो इन्फेक्शन आएगी, अदरवाइज इतना नहीं होता है। लेकिन ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, आपको पता है कि WHO ने डिक्लेयर किया है नाउ दिस हैज बिकम एयरबॉर्न। तो ये डेल्टा प्लस जैसे जैसे ये नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये नए वेरिएंट्स बेसिकली है क्या? ये देखा जाए तो नए वेरिएंट्स म्यूटेशन है। वो वायरस को, जैसे दो बॉक्सर्स हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, तो पहले बॉक्सर को ये समझ जाता है कि ये मुझे कहाँ मार रहा है, मेरे फेस पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, तो ही ट्राइज टू गार्ड हिज फेस। लेकिन फिर सडनली जैसे ही फेस गार्ड करता है तो सडनली सामने वाला ज़्यादा चालाक होने की वजह से ही हिट्स इन द स्टमक। तो यही है, दिस इज ए बैटल बिटवीन आवर बैटल विद द कोविड कोरोना वायरस। तो वो अपना स्वरूप थोड़ा सा चेंज करके, और इतना तक हो रहा है कि बहुत सारे वैक्सीन की इफेक्टिविटी भी इसके ऊपर कम हो रही है, क्योंकि ये mRNA वायरस अपना स्वरूप चेंज करता है, अपने आप का प्रोटीन जो है उसमें बदलाव लाके और ज़्यादा घातक बनता है, और ये लंग सेल्स को ज़्यादा बाइंड करता है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा इसका ये है कि ये प्रॉबेबली इट विल हैव मोर कैजुअलिटीज ऑन द लंग। तो वो जो लंग फाइब्रोसिस, लंग कोलैप्स, और वो जितना निमोनिया, कोविड निमोनिया होता था, HRCT स्कोर होते थे, वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे इससे। तो और दूसरा, आपने एंटीबॉडीज बनाई, आपको एक बार कोविड हो गया, एंटीबॉडी बन गई, आपने वैक्सीन लिया तो भी एंटीबॉडी बन गई, लेकिन ये तो एंटीबॉडी होने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त अटैक करता है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट इज ए रियल डेंजरस कोरोना वायरस म्यूटेशन। इससे अगर हम लोगों ने जीत पा ली तो प्रॉबेबली वी विल बी आउट ऑफ द पेंडेमिक। अब देखिए, इससे भी ऊपर एक लैम्ब्रा वेरिएंट है जो पेरू में पाया गया है, और साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, स्पेशली चिली और पेरू में मैक्सिमम इसी के केस हैं, और इसका इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट है कि दिस इज मच अहेड ऑफ इवन दी डेल्टा वेरिएंट। तो ये अभी यूरोप में भी फैलना शुरू हुआ है। तो यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, सब जगह अभी खतरा उनको डेल्टा का भी है, डेल्टा प्लस का भी है, लैम्ब्डा का भी है। तो ये सारे खतरे अभी बने हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑफ गार्ड हो जाएं, आप अपना मास्क निकाल दें, आप कुछ भी करें, बिना मास्क के घूमें, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान ना दें, भीड़ भड़के में जाएं, वो सब बड़ा डेंजरस है। दूसरी एपिडेमिक, इस एपिडेमिक को कंटिन्यू करने में कंट्रीब्यूट करेगा ऐसा कोविड अनफ्रेंडली बिहेवियर। आपको कितनी रिस्क है, ये बड़ा इंपॉर्टंट है। लोग पूछते हैं, सर मी गेलो आणि माझ्या बरोबरीला कोविडचा पेशंट बसला होता, मला होईल का? बाय ब्रीफली वॉकिंग बाय अ पर्सन हु टेस्टेड पॉजिटिव द रिस्क इज 0। परंतु आपने उसके साथ अगर रूम शेयर किया है और उस व्यक्ति को कुछ सिम्टम्स थे, वो कफ भी कर रहा है, स्नीज भी कर रहा है, तो रूम शेयर किया तो थोड़ा चांस है। ये फैमिली में होता है, अपने फ्रेंड सर्कल में होता है। और अगर सस्टेन्ड कॉन्टैक्ट है, काफ़ी देर तक आपका कॉन्टैक्ट रहा और विद इन 6 फीट है, एंड द कोविड पेशेंट हैड द सिम्टम्स ऑफ फीवर एंड कफ एंड स्नीजिंग, then you are at medium risk. And if you are a attendant to the COVID patient, तब तो आपको लगभग होना ही है। क्लोज हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट होगा तो उस घर में होगा ही। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे, आपण काळजी घेतलीच पाहिजे। कोविड पेशंटला घरी सुद्धा ठेवलं तर त्याला आयसोलेट करून ठेवलं पाहिजे, त्याचं जेवण,
पाणी वगैरे सर्व रूममध्ये द्या आणि प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्यापासून थोडीशी लांबी ठेवायची. नो अभी और भी ज़्यादा रिस्क पे कौन है? 65 एंड प्लस, ये रिस्क पे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस एज ग्रुप में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे लोग हैं 65 के बाद भी बहुत मेंटेन करते हैं, तो उनको, लेकिन ग्रॉसली स्पीकिंग 65 के बाद रिटायर होने के बाद भी 5-7 साल हो गया होता है, आदमी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, एक्सरसाइज वगैरह कम करता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बीमारियां आने लगती हैं, तो इसलिए थोड़ा इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है. तो इसलिए 65 प्लस जिसको क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, ब्रोंकियल एस्मा है, ब्रोंकिएक्टिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, और भी ब्रोंकियल एलर्जीज हैं, सीरियस हार्ट डिजीज़ है, कोई माइट्रल वॉल्व डिजीज़ है, कोई क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक हुआ है, किसी को एंजियोप्लास्टी हुई है, किसी का बाईपास हुआ है, क्योंकि ऐसे में मेडिकेशंस वगैरह बहुत चली होती हैं विच डू अफेक्ट द इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी किसी भी तरह से आपकी गई. मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सोरियासिस के, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रूमेटाइड के भी हैं, मेरे पास क्रोन्स डिजीज़ के भी आते हैं, और ऐसी और कई बीमारियों के, कैंसर्स के आते हैं. उसमें क्या कहते हैं, उनकी जब मैं प्रिस्क्रिप्शन देखता हूं तो पता लगता है कि उसमें मेथोट्रेक्सेट दिया हुआ है, उसमें साज दिया हुआ है. बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट हैं, यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं. जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाले को, या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला है, तो उसको बॉडी की इम्यूनिटी को कम किया जाता है दवाइयाँ देके. ऐसी सिचुएशंस अगर कम है, आप रूमेटाइड के पेशेंट है और आपको इम्यूनिटी कम करने की दवाई दी गई है, सोरियासिस के हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हैं, क्रोन्स के हैं, या और कोई भी ऐसी हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, तो ऐसे में आपके कोविड को पाने के चांसेस ज़्यादा हैं. यू आर मोर लायबल टू गेट कोविड-19 इन्फेक्शन, तो संभल के रहना चाहिए. कैंसर सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि सब में जितनी केमोथेरेपी होती है वो सारी हमारी इम्यूनिटी को टोटल ध्वस्त कर देती है. लेट मी टेल यू, एक किला गिराने जैसी बात होती है. दैट मेक्स अस एब्सोल्युटली पोकल. डायबिटीज़ वाले हैं, उनकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल कम होती है, ओबेसिटी वाले हैं, इनकी भी इम्यूनिटी कम होती है. तो ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाई रिस्क ग्रुप कहा गया है. इसको कहते हैं कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को स्पेशल केयर करनी चाहिए. अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? मोस्ट कॉमन साइंस हैं जो फीवर हो गया, ड्राई कफ है, फटीग है, बॉडी एक्स है, एक दिन का भी है, इमीडिएटली रश फॉर ए टेस्ट. ये सबसे कॉमन सिम्टम्स. अगर ये नहीं है या ये हैं भी और आपने ध्यान नहीं दिया, उसके साथ आपको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो गया. मैं बताता हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत फ्रेग्रेंस, ये परफ्यूम वगैरह मारते हैं, वो परफ्यूम मार रहे हैं, उनको स्मेल नहीं आ रही, तो दैट इज अ वार्निंग सिग्नल टू देम कि भाई आप परफ्यूम जो रोज इतना अच्छा स्मेल कर रहा था, आज स्मेल नहीं आ रही. आप जलेबी खा रहे हो, जलेबी का टेस्ट नहीं आ रहा. जो भी ऑनियन खा रहे हो, ऑनियन टेस्टलेस है. तो ये रादर ये एक आपका टेस्ट भी हो सकता है कि स्मेल और टेस्ट चला गया तो 99% दिस इज गोइंग टू बी कोविड. तो ये लेस कॉमन है, 100% पेशेंट्स में नहीं है, इसलिए इसको लेस कॉमन बोला गया. लेकिन अदरवाइज बहुत सारे लोगों में ये फर्स्ट वेव में दिस वाज अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ लूजिंग द टेस्ट एंड स्मेल. नेजल कंजेशन है और सोर थ्रोट है, ये लगभग सभी में होता है. सेकेंड वेव में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फर्स्ट वेव में नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट वाज ऑलमोस्ट टू एवरीवन. कंजक्टिवाइटिस है, आंखें लाल हो गई. ये अभी आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं एक, उनका मुझे मैसेज भी आया था, तो उन्होंने पूछा था कि आंखें लाल हो गई, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो ये कोविड का सिम्टम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपकी जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है. तो जो वीक एरियाज हैं, हमारा सबसे एंट्री पॉइंट ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है. नाक है, गला है, आँख है, कान है, ये सारे हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वायरस के. तो इसलिए आँख अगर लाल हो गई तो भी, बाकी कोई भी सिम्टम नहीं है, तो भी आपको कोविड के टेस्ट के लिए जाना चाहिए. नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया बहुत रेयर है, लेकिन होता है. स्किन रैशेज होते हैं, जॉइंट पेन, चिल्स, डिजीनेस, ये थोड़े थोड़े
केसेस में होते हैं, लेकिन लेस कॉमन सिम्टम्स। सीवियर कोविड हो गया तो क्या सिम्टम्स होंगे ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई कोविड से डाउन है और आप उसको खुद ट्रीट कर रहे हैं, आपके घर में कोई डॉक्टर है और वो समझ रहा है मैं ट्रीट कर सकता हूँ घर में भी। बहुत सारी डेथ्स देखिए इसीलिए हुई क्योंकि बहुत सारा लोगों ने क्या सोचा, ऑक्सीजन ही चाहिए ना, मैं ऑक्सीजन लेके आ जाता हूँ। कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल फुल है, वहाँ जगह नहीं है, तो मैं घर में मैनेज करता हूँ। तो घर में मैनेज हो नहीं सकता। Severe COVID illness cannot be treated at home. The moment the patient has shortness of breath, high grade fever, persistent pain and pressure in the chest region, irritability है, confusion है, बहुत irritated है और consciousness थोड़ी सी affect हो रही है, तो और ऑक्सीजन लेवल्स कमी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल चला गया, that should give you an indication that the patient is very severe and you have to rush that patient to ICU. अभी मैं ये नीचे वाले टेबल की पहले बात कर रहा हूँ कि SpO2 ऑक्सीजन लेवल्स की जहाँ मैंने बात की है, देखिए लो ऑक्सीजन लेवल्स है ना, ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है 95 to 100, ये रेंज करता है, किसी का 94 होता है, 95 होता है, 100 तक चला जाता है किसी का, एंड दैट इज नो टेस्ट ऑफ कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ तो मेरा 99 और 100 हो गया। जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका 100 होता है, जो कम एक्सरसाइज करते हैं उनका 95 होता है। लेकिन अगर आर्टीरियल ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए तो बड़ा डेंजर है। तो आर्टरी में से ऑक्सीजन भी आप जो मशीन से टेस्ट कर रहे हैं वो 95 to 100% जो आपको दिख रहा है वो पल्स ऑक्सीमीटर से है, लेकिन आर्टीरियल ऑक्सीजन भी टेस्ट की जाती है जो हॉस्पिटल में होती है, आर्टरी में से ब्लड निकाल के करते हैं। अगर वो 90% है, क्योंकि आपको ऑक्सीमीटर से रफ आइडिया लगता है, एग्जैक्ट आइडिया डॉक्टर को जो चाहिए वो आर्टीरियल ऑक्सीजन से ही चाहिए। तो अगर बहुत कम है तो देन यू हैव टू रश द पेशेंट टू ICU। हैप्पी हाइपॉक्सिया के बारे में बात करनी है थोड़ी सी। फर्स्ट फेज में कोल्हापुर में सडनली बहुत सारी डेथ्स होने लगी, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, कोल्हापुर डिवीजन में रादर। तो उसका रीज़न ये था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि इसका ऑक्सीजन लो हो गया, देयर वाज नो ट्रबल इन ब्रीदिंग, किसी को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं, ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 80, तो दैट वाज ए मतलब हाइपोक्सीमिया तो हुआ, ऑक्सीजन लेवल्स ब्लड में गिरे, लेकिन उसका क्लिनिकल सिम्टम कोई नहीं आया, सांस लेने में तकलीफ भी नहीं हुई, ब्रेथलेसनेस नहीं हुई, किसी तरह की फटीग नहीं, किसी तरह का फीवर नहीं, और पेशेंट इमीडिएटली डाइज। दिस इज कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। इसीलिए उसको देखने के बाद ये कंपलसरी हो गया कि हर व्यक्ति को पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना चाहिए और अपना ऑक्सीजन लेवल कोविड एपिडेमिक के दौरान हर नॉर्मल व्यक्ति ने भी इंटरमिटेंटली चेक करना चाहिए। प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब इसका ये ठीक होगा नहीं ठीक होगा, 80% तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं। आयुष काढ़ा पिया आपने, संशमनी बट्टी खाई, गुड़ूची खाई, अश्वगंधा खाया और घर में जिंकोवेट फोलिक एसिड वगैरह ले लिया, और जो भी उनके आजकल मॉडर्न मेडिसिन में विटामिन C वगैरह हैं या हमारा आंवला है, तो ये सारी चीज़ें खा ली, इम्यूनिटी बढ़ाई, गोल्डन मिल्क पी लिया, हल्दी वाला दूध, तो आपका 80% चांस है कि यू विल रिकवर। मतलब बहुत सारे लोग रिकवर होते हैं घर में। अभी 2-3 दिन पहले हमारे ही किसी को कलीग हुआ, ही वाज नॉट, उसकी वाइफ को हुआ, तो कहने लगे कि नहीं मुझे और बेटी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम एक कोर्स मेडिसिन का ले लेते हैं। आई सेड डोंट डू इट, चेक करो, बिकॉज अगर कुछ नहीं है तो व्हाई ऑनेस्टली यू शुड गल्प इन मेडिसिन। तो चेक करना इंपॉर्टेंट है, कीप टेस्टिंग एवरी टाइम। मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्लिनिक में मैं मेरे पूरे स्टाफ का एवरी 15 days आई रेगुलरली चेक फॉर COVID-19, RT-PCR करता हूँ सबका, इंक्लूडिंग माइन, क्योंकि वी आर हेल्थ केयर डिलीवरी पीपल। अगर हमको होगा तो हमारे से दूसरों को होगा। तो सपोजिंग, और हमारे पास लोग भी आते हैं तो कहीं बीच में हो तो नहीं गया, तो जल्दी पकड़ने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव COVID appropriate behavior even for the clinics, and all clinics should follow it, which I follow very religiously in my own clinic. All bed sheets are changed, every sanitation is every room and every place is sanitized almost every day, morning evening. तो ये इस तरह का जो केयर है वो हर किसी ने अपने घर में भी करना चाहिए, क्योंकि 80% अपने आप ठीक होती हैं। टेस्टिंग इज सब ऑफ द utmost importance.
15% लोग सीरियसली इल होते हैं, उनको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और 5% लोग ही सिर्फ आईसीयू में जाते हैं, उसमें भी सबकी डेथ नहीं होती है, आईसीयू से लोग वापस भी आते हैं। तो ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है या रेस्पिरेटरी फेलियर होता है पेशेंट्स को, और सेप्सिस होता है, शॉक होता है, ये अभी मेडिकल टर्म्स हैं, आपको समझेंगी नहीं, सबको जो मेडिकल से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं वो समझ चुके होंगे, या जिनके घर के लोग इन चीज़ों से निकले हुए हैं। आप किसी अपने आजी आजोबा के इस बीमारी में आप साथ में थे तो आपको पता लगेगा कि इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी होता है, और एंड अल्टीमेटली द डेथ अकर्स बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। पता लगा किडनी फेल हो गई, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप उसको डायलिसिस करवा रहे हैं, एंड देन द पेशेंट सडनली डाइज। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है इसमें कोविड-19 में, विच वन हैज टू। सो आई वाज टॉकिंग ऑफ द टेस्टिंग। टेस्ट करना है हमेशा, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये एयरपोर्ट्स पे, एंट्री पॉइंट्स पे, स्टेट के एंट्री पॉइंट्स पे, जिला के एंट्री पॉइंट्स पे, या बस स्टैंड्स पे, जो जहाँ भी मास आपको टेस्टिंग करना है, और इमीडिएटली रिपोर्ट्स इज रिक्वायर्ड। whenever you immediately want a report to be seen, probably rapid antigen test is the best for that. दूसरा है RT-PCR, जो हम लोग नॉर्मली गले और इसमें से नेजल स्वैब लेते हैं, गले में से भी थ्रोट स्वैब और नेजल स्वैब दोनों लेते हैं और टेस्ट करते हैं। इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स फॉर दिस रिपोर्ट टू कम। और दूसरा जो मास सर्वे करते हैं वो है एंटीबॉडी टेस्ट, ताकि कितने लोगों को एंटीबॉडी बन गई, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। अगर 50% से लोग ऊपर हैं, there's a little bit of difference, some people say 50%, some people say 60%, लेकिन ग्रॉसली स्पीकिंग 50 to 80% अगर लोग इसमें एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव हैं, तो लगभग हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, एंड द वायरस डाइज इट्स ओन डेथ। तो वो चेक करने के लिए रिपीटेड सर्वेज आर इम्पॉर्टेंट। दिस द गवर्नमेंट डज फॉर सर्विलेंस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर पॉपुलेशंस। तो ये टेस्ट हैं जो हम लोग कर सकते हैं। RT-PCR जो है नोज़ और थ्रोट से लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा रिलायबल RT-PCR ही है, और 24 घंटे के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट्स पे है, डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट्स पे है। एंटीबॉडी टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें ये ब्लड से लिया जाता है। इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको कोविड इन्फेक्शन है तो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी बनती है। आप क्या करते हैं जब कोविशील्ड या कोई भी वैक्सीन देते हैं, तो यू ट्राई टू क्रिएट एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज आने वाले वायरस के साथ फाइट करती हैं। तो बेसिकली एक तरह से आपके लिए AK-47 है टू किल दी वायरस। अगर एंटीबॉडीज हैं तो यू आर प्रोटेक्टेड। दैट इज वन रीजन दैट डबल डोज ऑफ वैक्सीन ऑल्सो इज बीइंग गिवन। लेकिन बहुत लोगों को डबल डोज के बाद भी नहीं बनती एंटीबॉडीज। ऐसा हुआ है, डबल डोज के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हुई हैं, लेकिन फिर भी एंटीबॉडी टेस्ट इन ऑल केसेस is a very important test, and it must be done not to check your immunity to fight against the virus, but this is probably done for surveillance by the government and the district collectorates. दूसरे जो कोविड के टेस्ट हैं, क्रिटिकल पैरामीटर्स। देखिए, कोरोना से कोविड से होता क्या है, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, पूरी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चलता है, और उससे मतलब आपके हार्ट में भी इन्फ्लेमेशन है, लंग्स में भी इन्फ्लेमेशन है, सब जगह इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन, हर जगह सूजन है। उसको देखने के लिए मुझे किस तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है, ये कुछ टेस्ट हैं जो डी डाइमर टेस्ट है, LDH है, सीरम फेरेटिन है, IL-6 है, इसमें CRP भी होता है, वो इसमें डालना भूल गए हम लोग। CRP टेस्ट है विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी रिलायबल। और दूसरा, अगर हर कोविड टेस्ट का जिसको भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा हैं, ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट को HRCT किया जाता है, मतलब CT स्कैन ऑफ द चेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत वगैरह भी पता लगती है, सीरियसनेस पता लगती है कि निमोनिया कितना स्प्रेड हुआ है। किसने टेस्ट करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हर किसी ने टेस्ट करना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स। जिसको थोड़ा बहुत भी सिम्टम है, आपको फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से इतना एक्सपोजर हो चुका है कि अभी now the classical symptoms of COVID-19 may not appear,
You may have only pain in the calf muscles. You may have only headache for 2 days. You may simply have sore throat for a day or two, or you may have simple fatigue. आज मला कार्यालय जायची इच्छा नाही, आज मी आराम करतो. तो ये जब ऐसे सिम्टम्स आए तो प्रॉबेबली, क्योंकि सिम्टम्स भी चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे कोविड का अटैक हमारे ऊपर हो रहा है, तो आवर ह्यूमन बॉडी हैज आल्सो स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग बाय क्रिएटिंग ए चेंज इन द सिम्टम्स. तो बड़े जो क्लोज कांटेक्ट में उनको तो करना ही चाहिए. कोविड-19 के क्लोज कांटेक्ट में जो लंबी दूरी के ट्रैवल लेना चाह रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, एयर ट्रैवल ले रहे हैं, यहाँ से बनारस जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, उनको बिल्कुल करना चाहिए. और ट्रैवल के 2-4 दिन 5 दिन के बाद भी करना चाहिए. ऑन द वे इट इज़ ऑल वेरी वेरी रिस्की. और जिसने भी सोशल गैदरिंग अटेंड किया है, मास गैदरिंग्स लाइक पॉलिटिकल रैलीज की हो, जो भी किया हो, सब में कि कोई भी गैदरिंग में हो जहाँ 8-10 पेशेंट से 8-10 लोगों से ज़्यादा थे, एंड देवर होम यू डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर ही केम, क्योंकि वो कहाँ से होके आ रहा है, कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट को मिलके 2 दिन पहले आ रहा है, यू आर नॉट श्योर. तो एक वो ऐसा होने के बाद 2 दिन के बाद आप RT-PCR जरूर टेस्ट करें. तो दैट इज समथिंग विच गिव्स यू प्रोटेक्शन. टेस्ट होने के बाद देखिए माइल्ड डिजीज, आपको ये पता लगेगा कि मेरा डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है. ये ऑक्सीजन लेवल के ऊपर भी होता है और उसी सिम्टम्स के ऊपर है. अगर रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा थोड़ा सा फीवर है तो इट इज़ माइल्ड, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, 24 बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल 16 to 18 है, आप बहुत ज़्यादा हाँफ रहे हैं, ब्रेथलेसनेस ज़्यादा है, तो ज्याला श्वास म्हणतो मी मराठीत, श्वास लागलाय, तेव्हा मॉडरेट डिजीज झाली असं समजायचं आणि SpO2 93% किंवा त्याच्या खाली गेली तर तेव्हा त्याला सिरियसली घ्यायचं, ऑक्सिजनची गरज आहे असं समजून डॉक्टरांकडे प्रत्येक वेळेला, इवन वेन यू हॅव अ माइल्ड डिजीज यू शुड नॉट अवॉइड गोइंग टू द डॉक्टर. आणि सिव्हिअर डिजीजमध्ये तरी ICU मध्ये घेऊन जावं लागतं आणि 90% पेक्षाही कमी ऑक्सिजन आलेली असते. त्यामुळे इट्स नॉट ओनली ऑक्सिजन, probably the patient might need, who knows, he might go serious and might need a ventilator. सबसे बड़ी बात इसमें देखिए कोविड-19 में सबसे बड़ी बात है the swiftness with this the disease changes the course of its action. पेशेंट को 4 दिन 8 दिन एडमिट था, डिस्चार्ज करने के लिए रखा, उसको डिस्चार्ज कार्ड सिस्टर दे रही है एंड इमीडिएटली विद इन 10 minutes the patient goes serious, he starts gasping and before the doctors can attend he dies. इतना स्विफ्टली ये इसमें घातक क्षमता है. तो that is one reason we should not take COVID-19 positive patients very lightly. और जब तक नेगेटिव नहीं होता है, जितना बिहेवियर है, आइसोलेशन है, क्वारंटाइन जिसका है उन्होंने क्वारंटाइन करना, जिसको आइसोलेशन पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करते हैं उनको पूरा आइसोलेट करिए, नेगेटिव होने तक आइसोलेट करिए. तो ये बिहेवियर रखेंगे तो घर में भी नहीं फैलेगा, बिल्डिंग में नहीं फैलेगा, समाज में नहीं फैलेगा. कोविड-19 की प्रिवेंटिव मेजर्स मैं बीच बीच में बोल ही रहा हूँ आपसे, लेकिन फिर भी एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मास्क तो पहनना ही चाहिए. मास्क कौन सा, इवन एक सादा कपड़े का डबल मास्क आपने पहना 2 लेयर का, तो वो भी चलता है, वो भी आपको 80-90% प्रोटेक्शन देता है. मेडिकल मास्क N95 पहना तो वो 95% प्रोटेक्शन देता है. ट्रिपल लेयर आप जो कॉमन OT मास्क होता है ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर पहनते हैं वो लिया तो उससे भी थोड़ी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन उसमें आप देखेंगे साइड्स में से थोड़ा सा खुला रहता है तो थोड़ा रिस्क होती है, तो ऐसे में उसको डबल मास्किंग कर सकते हैं. सो डबल मास्किंग इज एन एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ अनदर 1 or 2%. हाथ आपको बार बार धोना चाहिए, 20 सेकेंड्स के लिए आपको हाथ धोना है और साबुन से धोना है. और जब भी आप स्नीज कर रहे हैं तो या तो रुमाल में स्नीज करना है या आपकी बाजू में छींक लगाना है, मतलब आप अपने जो अपर आर्म है उसमें छींक कर दीजिए अगर आप रुमाल तब तक नहीं निकाल सकते हैं तो. और अवॉइड नाक और आँख को, मुंह को जितना कम टच करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथ तो बहुत सारे सरफेसेस को टच करता है, तो इसलिए वो किसी भी सरफेस से कोविड आ सकता है. और दूसरा दूरी, 1 गज की दूरी जो बोला है, कीप 1 मीटर अवे फ्रॉम सिक पीपल.
and stay at home until you recover. अभी वैक्सीन की मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हमारे पास इंडिया में अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और मॉडर्ना, ये 4 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। इसकी ये स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सब में 4 वीक से लेके 21 डेज से लेके 12 वीक्स तक की दूरी बनानी पड़ती है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 डोजेज, दोनों में इतना गैप रखना पड़ता है। और प्रोटेक्शन लगभग सभी से एक जैसी है। मॉडर्ना इज सेड टू बी लिटिल मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू स्पुतनिक, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, लेकिन अभी पता नहीं है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस इन वायरस कौन सा क्या इफेक्टिविटी करेगा, ओनली गॉड नोज। लेकिन अभी तक की जो स्टडीज, जब भी वो क्लिनिकल स्टडीज हुई होंगी मॉडर्ना की, तब उन्होंने उसको 90% दिखाया। इसके बाद देखिए पोस्ट कोविड हो गया तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा घातक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस में दिस इज बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन, और ये क्या होती है, फंगस है, बुर्शी। ये एक बार अगर नाक में लग गई तो उसको ये निकलती नहीं है, उसको स्क्रैप करना पड़ता है, टिश्यू को निकालना पड़ता है, स्कैल्पल से, चाकू से निकालना पड़ता है। तो जितना जितना फैलेगी उतना उतना पोर्शन बॉडी का निकालना पड़ेगा अगर म्यूकरमाइकोसिस को रोकना है। म्यूकर मतलब इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। बहुत सारे न्यूज़ में है, आपको इसकी बहुत सारी जानकारी है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्लाइड में आगे मैंने इसके बारे में बताया, वो आगे फिर बताऊंगा। लंग फाइब्रोसिस होता है इसमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। तो बहुत सारे लोगों को बाद में ऑक्सीजन लेवल बनते ही नहीं है, क्योंकि लंग इंस्पायर ही नहीं कर पाता है, इनहेल ही नहीं ज़्यादा कर पाता। फाइब्रोस हो गया, जो स्पंजी लंग था, स्पंजी होता है, इलास्टिक होता है, तो वो हार्ड हो गया। तो लंग फाइब्रोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है। बोन डेथ की बड़ी बात हो रही है पिछले 3-4 दिन से, पेपर्स में, न्यूज़ में। क्या हो रहा है कि जितने जॉइंट्स हैं, हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो सर, ज़्यादा सर कोई हिंड्रेंस तो नहीं है मेरी? ओके, बिकॉज देयर वाज सम साउंड आई थॉट। तो जो बोन डेथ होती है, क्योंकि इससे छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं, ऑल दो स्मॉलर आर्टरीज आर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ दी स्मॉल क्लॉट्स एंड दे स्टॉप द सप्लाई टू दी जॉइंट्स। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड जॉइंट होता है हिप बोन। हिप बोन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। जस्ट सर प्लीज आस्क एवरीवन एल्स टू क्लोज द माइक्स। दे शुड अनम्यूट देयर mute their mic, sorry, everybody else should mute. तो ये इसको बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। हिप जॉइंट ही पूरा नेक्रोज होना शुरू, नेक्रोज का मतलब है सड़ना, गल के और गिर जाएगा। ऐसी पोजीशन में द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन हिज ओन लेग्स। तो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है, और इसको भी बहुत सारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। इन सम अदर अपॉर्चुनिटी व्हेन जादव साहब एंड भंडारी सर कॉल्ड मी, आई मे टेक another lecture on the musculoskeletal disorders and role of Ayurveda। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, लेकिन यहाँ मैं इसको विराम देता हूँ एवास्कुलर नेक्रोसिस को। और ऐसे ही सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक्स हो गई, लकवा मारला, पैरालिसिस झाला। दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड एंड पोस्ट कोविड बोथ। एक्यूट पैनिक डिसऑर्डर्स, घर में बैठे बैठे या कोविड के एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड पैनिक डिसऑर्डर्स आने शुरू हो गए, पेल्पिटेशन शुरू हो गया, क्रॉनिक डिप्रेशन हो गई, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। मतलब जिस दिन से कोविड हुआ है ऑफिस जाने की इच्छा ही नहीं होती है, थका थका लगता है, फटीग लगती है, थकवा, इतना ज़्यादा आलस। तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ये पोस्ट कोविड बड़े कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो मैंने आपको बताई। म्यूकरमाइकोसिस का वन वर्ड ऑन म्यूकरमाइकोसिस एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, और ये पहले भी थी, लेकिन क्योंकि कोविड से ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी सफ़र होती है, बहुत सारी इम्यूनिटी डाउन करता है ये खुद कोविड भी, इसलिए म्यूकरमाइकोसिस को, इस फंगस को चांस मिलता है कि ये और ज़्यादा फैले, इसलिए बढ़ गए। 900 डेथ्स महाराष्ट्र में हैं। तो ये बहुत सीवियर है। इससे डिफेसमेंट होता है, नाक में हो गया, ब्रेन में चला गया, उतना पोर्शन काटना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर रेमेडी फॉर दिस। अगर ज़्यादा हो गया तो जब इमीडिएटली पहले मालूम पड़ा आपको थोड़ा सा नेजल डिस्चार्ज है,
ब्लड है या ब्लैक डिस्चार्ज है, इंस्टेंटली डॉक्टर के पास गए तो ही कैन गिव यू सम एंटी फंगल मेडिसिन, और बहुत सारी आपको पता ही है बहुत सारी आउट ऑफ स्टॉक थी, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ज़रा सा भी इस बीमारी को तो ना तो कोविड-19 को ना म्यूकरमाइकोसिस के अर्लियर सिम्टम्स भी देखिए क्या है, पेन एंड रेडनेस इन आईज, सबसे पहले आईज और नोज को अटैक करता है, फीवर है, हेडेक है, कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ, सारे के सारे सिम्टम कोविड के हैं। लेकिन अगर आईज रेड हैं और नाक में से थोड़ा डिस्चार्ज चल रहा है तो यू शुड डेवलप ए डाउट फॉर म्यूकरमाइकोसिस, इमीडिएटली जाके डॉक्टर को मिलिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत कुछ किया है, जैसे कोविड-19 हमारे यहाँ मार्च में आया, देखिए मार्च पहली एडवाइजरी मार्च 2020 में ही आयुष मंत्रालय ने निकाली। ये सीधी हाउ एक्टिव आयुष मंत्रालय हैज बीन। हमारा पहला केस शायद फरवरी के लास्ट में 28 फरवरी या 1 मार्च को आया पूरे हिंदुस्तान में, और 6 मार्च को हमारी एक एडवाइजरी आ गई। और आयुष मंत्रालय ने क्या किया, आयुर्वेदिक और कॉमन पब्लिक के लिए एक एडवाइजरी रिलीज की, उसमें आपको आयुष काढ़ा, गोल्डन मिल्क, गुड़ूची, अश्वगंधा, इसकी जानकारी दी गई। सेकंड एडवाइजरी निकाली, प्रैक्टिशनर्स को बताया कि आपको क्या क्या देना है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं, और बहुत सारे गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स निकाले। और पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, कोविड खत्म होने के बाद भी आपको कैसे बिहेव करना है, आयुष मेडिसिन क्या क्या लेना है, उसका भी प्रोटोकॉल निकाला। ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार भी पीछे नहीं रही, महाराष्ट्र राज्य में भी हम लोगों ने आयुष टास्क फोर्स बनाया कोविड-19 पे। फर्स्ट एडवाइजरी हम लोगों ने जून में निकाली, जून 2020 में, और सेकंड एडवाइजरी, इसका एडवांटेज ये था, दिस वॉज महाराष्ट्राचा जे काही आपल्या सिम्टमटॉलॉजी होती, सिम्टम्स होते, इथली जी काही इथल्या लोकांना जे काही लक्षणं आपल्याला दिसत होती आणि ज्या पद्धतीचे कोरोना इथे आहे आणि इथल्या लोकांना काय काय त्रास आहे, त्या पद्धतीने इथल्या ॲडवायझरीमध्ये त्याचा आम्ही इन्क्लुजन केलं आणि त्या पद्धतीच्या मराठीमध्ये आम्ही ॲडवायझरी 1 आणि ॲडवायझरी 2 रिलीज केली। आयुर्वेद कोविड के लिए आयुष बड़ी कॉमन सी चीज़ें जो हम लोग मीडिया में भी सुनते आए हैं, आप भी सुनते आए, बचाना है प्रोफिलैक्टिकली, गुड़ूची वटी लीजिए जिसको संशमनी वटी कहते हैं, आयुष क्वाथ लीजिए, तुलसी, शुंठी, दालचीनी, मरीच, ये थोड़ा गर्म है सारे, तो ये थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में लेना चाहिए, ज़्यादा लेंगे इससे एसिडिटी होता है। 1, 2 या 3 बार लीजिए और खाने के बाद लीजिए। च्यवनप्राश कितना भी ले सकते हैं, कितनी बार भी ले सकते हैं। गोल्डन मिल्क कितना भी लीजिए, कितनी बार भी लीजिए। नस्य कर्म दिन में 1 बार तो ज़रूर करिए, 2 और 3 बार अगर आपने नाक में अणु तेल डाला तो प्रॉब्ली दैट विल नॉट अलाउ द वायरस टू गो इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मुंह में काढ़ा बना के और मुंह में रखना थोड़ी देर, उसको कवल धारण बोलते हैं। और स्टीम इनहेलेशन। अगर दवाइयों की बात करें तो आयुष 64 सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड दवाई है। आयुष मंत्रालय ने उसके ऊपर 6 क्लिनिकल स्टडीज़ किया ड्यूरिंग कोविड। मैं इसके बारे में फिर से बात करूंगा। सुदर्शन घनवटी है, अश्वगंधा है, अगस्त्य हरित की है, नस्य कर्म करना चाहिए और स्टीम इनहेलेशन कंटिन्यूसली करनी चाहिए। आयुष 64 की मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आयुष 64 was basically, this word was coined and this drug was made by Government of India, the Research Council for Ayurveda in probably 30-35 years ago। लेकिन ये बना था मलेरिया के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि क्लोरोक्विन को CHQ को यूज करना शुरू किया, HCQ को, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को यूज करना शुरू किया, तो ऐसे ही हमारा ये जो आयुष 64 था, इसको आयुष मंत्रालय ने कोविड में यूज करना शुरू किया, क्योंकि इसके कंटेंट्स जितने हैं मैंने लिखे हैं चारों बहुत अच्छे एंटीवायरल। इसके ऊपर hundreds of studies are there on the internet and PubMed and all medical जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली स्टेप्स लिए और इसके ऊपर 6 ट्रायल्स किए। और लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, देखिए, with the scientific evidence generated from 6 clinical studies across pan India, मुंबई में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, बहुत जगह हुए, has been identified as a very potential adjunct to the standard care in the management। तो आप कुछ भी दवाई ले रहे हैं, आयुष 64 जरूर लीजिए, उस दवाई की एफिकेसी भी बढ़ेगी और आपका रिस्क भी कम होगा फॉर कॉम्प्लिकेशन, क्लिनिकल रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अब ये थोड़े से मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि ये होता क्या है।
जिन लोगों ने कभी देखा नाही, ये गुडूची आहे, गुडवेल. आपल्या प्रत्येकाच्या घरी असणार आहे, नाहीतर गार्डनमध्ये जरूर असणार आहे. गुडूची घनवटी इज व्हेरी फेमस. अश्वगंधा असा दिसतो, प्लांट आहे, त्याचे स्टेम्स ड्राय केले तर असे दिसणार, त्याचं पावडर केलं तर एकदम पांढरसारखं ऑफ व्हाइट पाउडर आहे. ऑफ व्हाइट तुम्हाला जे काही दिसतं त्याच्या इसके बार्क के नीचे आपको दिख रहा है कलर, वैसे कलर का पाउडर बनता है. एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से बहुत इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती है. तुलसी की 2 वैरायटीज हैं, कृष्ण तुलसी ब्लैक एंड कृष्ण और श्वेत सफ़ेद तुलसी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तुलसी का भी यूज़ एंटीवायरल और स्ट्रेस के लिए भी बहुत काम आता है. आंवला, विटामिन सी की गोली की बजाय अगर आप आंवला लेंगे तो विटामिन सी से 10 टाइम्स ज़्यादा आपको विटामिन सी इधर मिलेगा. तो आंवला इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. गोल्डन मिल्क जो हम बता रहे हैं कि हल्दी आपको लेना चाहिए. हल्दी के बारे में बहुत thousands of scientific papers you will find. This is one of the most appreciated herb, Ayurvedic herb on the globe. हल्दी के बारे में this has been found to be anti-cancerous also. लेकिन यहाँ हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं इसको. इसका पाउडर, आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में, that is called golden milk. ये शतावरी है, एस्पैरेगस. ये this is also for the immunity and स्पेशली फॉर लेडीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब. मदर्स के लिए, लैक्टेशन वगैरह के लिए भी अच्छी होती है और उनके पोस्ट मेनोपॉजल के लिए भी अच्छी है. एंड फॉर एवरीवन, इवन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर एवरीवन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है. कोरफड, व्हाट वी कॉल एज एलोवेरा, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब्स. कालमेघ, दिस इज एंटीवायरल. ये सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, फाइलेंथस निरूरी, ये छोटा सा प्लांट होता है. आप देखेंगे बरसात के सीजन में ये जगह जगह एज ए वीड ग्रो करता है. हार्डली 1 फुट तक जाता है ये. और ये प्लांट जो है, इसका पंचांग मतलब रूट, पत्ते, स्टेम सारा लेकर ड्राई करके इसकी दवाई बनती है. और इसका जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी आज तक दुनिया में कोई दवाई नहीं है. इस मेडिसिन से हेपेटाइटिस बी हम लोगों ने ठीक किया हुआ है. तो इसको भूमि अम्ल की कहते हैं इसमें हिंदी में. और फाइलेंथस हेपेटोप्रोटेक्टिव बहुत है. लिवर डैमेज में आप कहीं भी इसको दे सकते हैं, एंटीवायरल तो है ही. योगा के लिए देखिए, ये क्योंकि योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं. आप बेसिकली देख रहे हैं कि कोविड-19 का अटैक सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक से शुरू होता है. अगर आप अपनी ब्रीदिंग अच्छी रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो probably you will have more oxygen and you will keep the virus away. ध्यान से मेडिटेशन करेंगे तो आपका मेंटल स्टेटस अच्छा होगा. आसन करेंगे तो बॉडीली स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. आपको फायदे ही फायदे हैं. रोल ऑफ योगा, योगा के लिए भी प्रोटोकॉल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, आयुष की वेबसाइट पे है. देखिए, हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 तो चला गया, लेकिन हम लोगों को जब ये जाएगा उसके बाद भी आज भी ये सामने आ रहा है. एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं लोगों को, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए. इंटरेस्टिंग कि आपका जोमेटो, स्विगी तो सब चालू था, बाकी पूरी दुनिया बंद थी. दैट लेड टू ओबेसिटी. तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं हुआ. एक्सरसाइज करने को जाने ही नहीं दिया किसी, पुलिस डंडे मारती थी. तो आपको शुगर बढ़ गया. अभी मैं डायबिटिक ओपीडी में बैठता हूँ पोदार में, तो सारे एवरीवन इज कमिंग विद वेरी हाई शुगर लेवल्स. हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, क्योंकि एक तो स्ट्रेस है, ऊपर से मीडिया का इतना चिल्लाना पूरा दिन भर. तो कीपिंग अवे फ्रॉम टीवी एंड द न्यूज़ आइटम्स इज आई थिंक समथिंग विच एक बार दिन में 2 बार न्यूज़ सुनिए, बाकी रिमेन अवे, आइदर सी ए मूवी और डू समथिंग एल्स, बट प्लीज डोंट लुक एट द न्यूज़ ऑल द टाइम. एडिक्शंस बढ़ गई. जो अल्कोहलिक था उसको पूरा दिन खाली मिल गया, तो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग ऑल द होल डे. इंक्रीज टाइम इन फ्रंट ऑफ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स. तो आपका जो स्क्रीन टाइम है, या मोबाइल पे है, या लैपटॉप पे हैं, या आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने हैं, या टीवी के सामने हैं, तो आप एलसीडी के सामने 24 आवर्स हैं. दैट हैज़ गिवन राइज टू मेनी प्रॉब्लम्स. एक तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस होगा, स्लिप डिस्क होगा, ड्राई आइज का सिंड्रोम होगा, एंजाइटी होगी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंक्रीज स्क्रीन टाइम से होती हैं. तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. देखिए, दीज आर द पोटेंशियल थ्रेट्स. अगर हमारा कोरोना ठीक नहीं होगा या जल्दी पैंडेमिक नहीं जाएगी तो ये रीज़न है. आप बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हैं,
रेलवे ट्रैवल है, बहुत पॉलिटिकल रैलीज में जा रहे हैं, धार्मिक यात्राओं ट्रैवल देखिए पूरा तो पहना है, ये सीट बीच में खाली नहीं छोड़ी। ये क्या हुआ? कनेक्टिविटी चली गई। Sir, are you facing any issue? Don't be a part of that crowd. By not participating in the crowd, you are doing this nation a great service. तो वो सर्विस घर में बैठे हुए करिए. Even your remaining at home is a great national service right at this time. तो way forward क्या है? Prevention is better. Am I audible now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ा सा ही बाकी है. I am almost at the end. With this slide, I leave you with a video that is so relevant for the containment and eradication of this pandemic. मैंने जो बोला है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिविटी जिस चीज़ की है वो मैं छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ. प्लीज़ आप ध्यान से देखिए. Thank you.
शायद ना। Yeah. So with this, Jadhav Sahab, I thank you all for giving me a very patient hearing. So 1 घंटा आप लोगों ने मेरी इस आवाज़ को सुना है. भंडारी सर, शालिग्राम सर, शर्मा सर, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. मैं इस उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल मैंने दिया है इसमें स्लाइड में. तो जिसको भी कोई भी क्वेरी हो वो कभी भी मेरे से पूछेगा. आई एम वेरी गुड एट रिस्पॉन्डिंग ऑन emails and on electronic media. You will not find me delaying the answers. आप भेजेंगे, हो सकता है 2 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में आपको रिप्लाई भी आ जाए. With these words, I thank you a lot. Hope you liked my lecture. Thank you. Thank you very much, sir. हम लोगों को इतनी सिंपल लैंग्वेज में, विदाउट एनी मेडिकल जर्गन्स, जी आपने इतना सब कुछ समझा दिया और इतने कम समय में. सो आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर डिपार्टमेंट, स्पेशली आवर कमिश्नर सर, स्पेशल कमिश्नर मैम एंड जॉइंट कमिश्नर ट्रेनिंग. So we'll keep inviting you as and when we feel a need for your guidance, for your knowledge. Thank you so much. Thank you very much, sir. We are very obliged. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar. Thanks, sir. चलो जादव साहब. Thanks, Deepak.